नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर प्रवास पर जाएंगे। विग्राम दादिया वाटिका में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर इलाके के 50 से अधिक छोटी छोटी डाणियां ग्राम पंचायत में उत्सव का माहौल है। यहां संसद के दोनों सदनों में 33% महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन बिल पास होने को लेकर भी उल्लास का माहौल है। इस महासभा के आमंत्रण के लिए डाणिया और गांवों के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं। महिलाएं मंगल गान गा रही हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, रंगोली सजाई जा रही है। और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री भोपाल में आज आयोजित बीजेपी के महाकुंभ में भी शामिल होंगे। और गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस में देश के लोग आज भारत शक्ति कार्यक्रम में जवानों के पराक्रम के साथ ड्रोन क्रांति के साक्षी बनेंगे। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के रविवार को आर्मी, कृषि और औद्योगिक समेत अन्य क्षेत्र के ड्रोन प्रदर्शनी का रिहर्सल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पेन से मिले। देश के पहले एयरबस C-295 सैन्य विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। कार्यक्रम में 50 ड्रोन होंगे, जिन्हें 75 से ज्यादा एग्जिबिटर देखेंगे। इसकी खासियत यह होगी कि ड्रोन हवाई उड़ान से लोग उनकी विशेषता देख पाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आदित्य रावत जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? भैया, मैं बता दूं आपको कि गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना की हिंडन एयरबेस में देश के लोग आज भारत शक्ति का कार्यक्रम जवानों के पराक्रम के साथ ड्रोन क्रांति में हिस्सा लेंगे। और उसमें ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तो आर्मी, कृषि और औद्योगिक समेत अन्य क्षेत्र के ड्रोन प्रदर्शन के रिहर्सल भी की। और इसी के साथ आपको बता दूं कि मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पेन से मिले। देश के पहले एयरबेस C-95 सैन्य विमान को आज भारतीय वायुसेना में शामिल भी करेंगे। कार्यक्रम में 50 ड्रोन से ज्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें 75 से ज्यादा एग्जिबिटर दिखाएंगे। इसकी खासियत होगी कि ड्रोन की हवाई उड़ान लोग उसकी विशेषताएं देख पाएंगे। और आज एक ये बड़ा दिन है जो भारतीय वायुसेना में आज एक विमान जो है वो शामिल होगा। एयरबेस को काफी शक्ति मिलेगी। तो एक बड़ी शक्ति जो है वो दिखाने का प्रदर्शन जो है वो आज लोगों के बीच में मिलेगा। जी अजित, 50 से अधिक ड्रोन इसमें दिखाई देंगे, क्या कुछ उनकी खासियत होगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि ड्रोन किस समय पर काम आने वाली चीज है, किस तरीके से इसे उपयोग किया जाना है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। और लोगों को भारतीय वायुसेना में एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक विमान जो है वो इसमें शामिल किया जा रहा है। और क्योंकि इसकी ताकत भी जो है वो बढ़ने की दिख भी रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इन 75 लोगों ने 50 ड्रोन के जो है ये चलाएंगे। और उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर 50 ड्रोन के अलग अलग महत्व है। सभी का आज प्रदर्शन जो है वो आज हिंडन एयरबेस पर दिखने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, ज्यादा जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। स्पीकर ने मामले में पिछली सुनवाई 10 दिन पहले यानी 14 सितंबर को की थी। सूत्रों के अनुसार अगली सुनवाई 10:30 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद स्पीकर ने अगली तारीख बताए बिना मामले की सुनवाई टाल दी थी। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक के बाद जेडीयू नेता और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने विपक्षी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि
नीतीश कुमार में पीएम बनने के लिए सभी जरूरी गुण हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन जब पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगा तो वो नाम नीतीश कुमार का ही होगा, क्योंकि भारत में पीएम पद के लिए उनसे ज्यादा योग्य दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। हजारी ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार इस देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि राम मनोहर लोहिया और जेपी के बाद नीतीश कुमार ही बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि नीतीश कुमार 5 बार भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनसे ज्यादा योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया है। तेलंगाना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की जीत सकती है। राजस्थान चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में नजदीकी मुकाबला होगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में कहीं भी नहीं है। बात अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो दोनों ही जगहों पर नैरेटिव हम लोग तय कर रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है और वहां पर राज्य सरकार के प्रति लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। इसके साथ ही उन्होंने वादा भी किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिला आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को भारत के विचारों की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चुनाव बताया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। अगर वो महिला सीट के लिए आरक्षित हो जाएं तो वो हमारी आलोचना करेंगे। इसलिए परिसीमन समिति ये तय करेगी कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी और कौन सी नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नए संसद भवन की आलोचना करते हुए कहा कि नया संसद भवन एक मेगा शो है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ा मेगा शो। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं। लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामना में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास खड़ा है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है। जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन, क्या 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन, एक भव्यता है। ये हो सकती है, लेकिन पहले ही दिन गाली गलौच हो गई तो संसद की गरिमाई खत्म हो गई पहले दिन। और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, तो क्या है ये गुंडों का अड्डा बना। और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए वो बीजेपी पर करप्शन का आरोप साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रही है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार साबित करने में सफलता पाई थी और उसको लेकर उसे फायदा भी मिला था। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितना कर्ज दिया है वो ओपन है। आप एक हिसाब लगा लीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले 1 साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया। एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से। ये आप जानकारी लेके, मेरे पास तो है, पर मैं चाहता हूं आप भी ले लें और आप मेरे से शेयर कर लें। साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कर्ज लेते हैं बड़े बड़े ठेके देने के लिए। मैं आप सबसे निवेदन।
जयपुर में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राज्य की गहलोत सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लुटेरों की सरकार बताया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 28 सितंबर से आरएलपी राजस्थान में सत्ता संकल्प यात्रा निकालेगी। हनुमान बेनीवाल ने इस यात्रा को व्यवस्था परिवर्तन के लिए यात्रा बताई। उन्होंने बताया कि वो यात्रा शुरू करने से पहले सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कल को लोग ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल ने प्रयास नहीं किया। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमेशा हर मंच से भी मैं बात करता हूँ, आपके सामने भी बात हमेशा करता हूँ। लेकिन ये जो हमारी यात्रा है, इससे राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जब यात्रा को आप चलता हुआ देखोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि राजस्थान बदल रहा है। और अमरोहा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना ही पड़ेगा, समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, कार्यकर्ता का अनादर नहीं होना चाहिए। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के मामले पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो उन्हें करना नहीं चाहिए था। रमेश बिधूड़ी जी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए देश के रक्षा मंत्री जी ने खेद व्यक्त किया है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। विधानसभा में श्री अखिलेश यादव जी सदन में बोल रहे थे, मैं उस सदन में था, मैं सरकार की ओर से बोल रहा था, और उन्होंने जिस प्रकार के अपशब्दों का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रयोग किया था, उनको नैतिक अधिकार नहीं इस पर बोलने का। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान था, जो भाषा थी, वो गलत थी। हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने सदन से क्षमा मांगी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसे कार्रवाई से निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें नोटिस दे दिया। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अभी तक भी पूरी तरह से नहीं रुक पाई है। जातीय हिंसा के 4.5 महीने बाद मणिपुर सरकार ने इंटरनेट से बैन हटा लिया है, लेकिन वहां पर चुनौतियां खत्म नहीं हो रही। उपद्रवियों के पास अभी भी पुलिस थानों और ट्रेनिंग सेंटरों से लूटे गए 3000 हथियार और गोला बारूद मौजूद है। उनमें से AK-47 व दूसरी तरह के घातक हथियार भी शामिल हैं। अब मणिपुर सरकार और सुरक्षा बलों के सामने एक और नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है। उपद्रवी सुरक्षा बलों जैसे ही वर्दी और गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमले के दौरान उपद्रवी न किसी तरह की बल और वर्दी में नजर आते हैं। लूटे गए हथियार वापस जमा कराने के लिए अब मणिपुर सरकार ने दोबारा अपील की है। ऐसे लोगों को 2 सप्ताह का समय भी दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि वो अगर अवैध हथियारों को 15 दिनों के भीतर जमा करा दिया जाता है, उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर विचार किया जाएगा। और सपा विधायक राहुल लोधी और उनके भाई पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता राम नरेश ने विधायक पर नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने इसके साथ ही विधायक राहुल लोधी पर रुपये मांगने का, धमकी देने का भी आरोप लगाया है। और झांसी के एरच्चू थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गई तो शातिर बदमाश प्रमोद कुमार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि बदमाश के ऊपर 10,000 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें आपको कि SP ने बताया कि बदमाश पर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें लूट जैसे तमाम मामले शामिल हैं। वहीं 15,000 का इनामी बदमाश था और कोर्ट द्वारा NBW भी जारी हुआ था। आज थाना एरच्चू क्षेत्र में एक पुराना 15,000 का इनामी है प्रमोद कुमार, जिसके खिलाफ कोर्ट से भी NBW जारी हुआ है और ये सातिर किस्म का लुटेरा है और पुलिस के ऊपर या अन्य 307 जैसे संगीन धाराओं में इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे पंजीकृत है और आज इसको पकड़ने के लिए पुलिस जब गई थी तो इसने हमला किया, जिससे पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे ये घायल हो गया और इसको इलाज के लिए भेज दिया गया है।
मुजफ्फरनगर में एक मदरसे के हाफिज ने 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। जब पीड़ित छात्रा पढ़ने के लिए मदरसा पहुंची थी तो उस समय हाफिज ने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर पीड़ित छात्रा ने पूरी घटना की जानकारी घर पर बताई। बच्ची की आपबीती सुनकर परिजनों ने थाने में हाफिज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हाफिज को खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना बुढ़ाना में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत परिजनों के द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो बुढ़ाना कस्बा में ही एक मदरसे में पढ़ती थी, मदरसे के रहने वाले हाफिजी के द्वारा उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की त्वरित कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में है। आगरा जिला कारागार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से मुलाकात की और उन्हें कपड़े बांटे। इसके बाद मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों से संवाद किया। मुलाकात के बाद मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि कई कैदियों को अपनी भूल का एहसास है और इस पर वो मानते हैं कि उनकी गलती उन्हें परिवार से दूर किया गया। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों को भविष्य में किसी तरह के अपराध नहीं करने के संकल्प भी दिलवाया। हमारे जेल अधीक्षक हमसे मिले और हमें बताया कि आगरा जिला जेल में 150 बंदी ऐसे हैं जिनके कोई परिजन मिलने नहीं आता और गरीबी के कारण उन पर एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ न कच्चा बनियान है न कोई और कपड़ा है। एक जोड़ी है, वो जब नहाते हैं तो धोते हैं, उनको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद तभी उनको पहनते हैं। बस उसी दिन से दिमाग में ये आ रहा था कि उनके कपड़ों की व्यवस्था की जाए। हमारे 2-3 समाज सेवियों से हमने चर्चा की और 2-3 दिन पहले के ही कपड़े ला करके रखे थे। अस्वस्थ होने के कारण ये थोड़ा 2-4 दिन का विलम्ब हुआ है, लेकिन जैसे ही सुधार हुआ है तुरंत आकर के पहले दिमाग में ये निकल नहीं रहा था कि कैसे वो एक जोड़ी कपड़े में रहते होंगे, कैसे धोते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, पसीना आता होगा तो बदबू भी आती होगी। इसलिए मन में आया कि उनको कपड़े की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो और जैसे थोड़ी सी आराम मिला और मिलते ही सभी कैदियों को आज कपड़े वितरण का कार्यक्रम हुआ और मैंने उनको समझाया भी कि भाई आपकी एक गलती के कारण पूरा परिवार बाहर संकट में आता है, परेशानी झेलता है। आपके रिश्तेदार मिलने आते नहीं, पड़ोसी मिलने आते नहीं, एक बाहर माता पिता अपमानजनक जिंदगी जीते हैं। कई लड़के रोए, भावुक हुए। उत्तर प्रदेश में अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 1 माह के अंदर निवेश संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि GIS 23 में प्रदेश के 36 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास किए हैं प्राप्त हुए हैं। इस दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेशकों की रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में सभी जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों को निवेशकों के निवेश के लिए जमीन जुटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर, महाराजगंज समेत कई जिलों से बड़े स्तर पर निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने तहसील स्तर पर छोटे बड़े सभी निवेशकों से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद रिपोर्ट की समीक्षा कर लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई नई वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें 11 राज्य के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। वंदे भारत ट्रेन की खासियत और कितने रूटों पर होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ेगी, जिनमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार
पश्चिमी बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात शामिल हैं। पीएम मोदी नई ट्रेनों के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अगर बात की जाए इसकी खासियत की तो ये ट्रेनें एंटी कॉलिजन सिस्टम कवच से लैस है। सबसे खास बात है नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रंग, जो कि नारंगी है। नई वंदे भारत रेलगाड़ियां उदयपुर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, चेन्नई, पटना, हावड़ा, कासरगोड, तिरुवनंतपुरम, राउरकेला, भुवनेश्वरपुरी, रांची, हावड़ा और जामनगर, अहमदाबाद के बीच चलेगी। ये ट्रेनें देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। वंदे भारत ट्रेन अपने संचालन के मार्गों पर सबसे तेज गति वाली ट्रेन होगी और इससे यात्रियों का काफी समय बच सकेगा। इन नई सीरीज की वंदे भारत ट्रेनों की नोच पर अलग डिजाइन बना है। ब्लू और व्हाइट कलर में मेक इन इंडिया के लोगो वाला शेर ऑरेंज सर्किल में जंप कर रहा है। इसके अलावा इन ट्रेनों में 25 बदलाव भी किए गए हैं। राउरकेला, भुवनेश्वरपुरी और कासरगोड, तिरुवनंतपुरम मार्ग पर वर्तमान की सबसे तेज ट्रेन की तुलना में वंदे भारत ट्रेन से संबंधित गंतव्यों के बीच यात्रा के समय में लगभग 3 घंटे की कमी आएगी। इसी तरह हैदराबाद, बेंगलुरु के मार्ग पर 2.5 घंटे से अधिक, जबकि तिरुनेलवेली, मदुरु, चेन्नई मार्ग पर सफर में 2 घंटे से अधिक समय बचेगा। वंदे भारत ट्रेन के जरिए रांची, हावड़ा, पटना, हावड़ा और जामनगर, अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय इन गंतव्यों के बीच वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज ट्रेन की तुलना में लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा। इसी तरह वंदे भारत से उदयपुर, जयपुर के बीच यात्रा का समय करीब आधा घंटा कम हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन 100% स्वदेशी है और इनकी खासियत ये है कि ये बेहद कम समय में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन को 100 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ने में महज 52 सेकंड लगते हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं। ट्रेन में इस तरह की सीटिंग है जो कि 180 डिग्री घूम जाती है। खैर, देश में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन 18 फरवरी 2019 को चलाई जा चुकी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चली थी। देश की राजधानी दिल्ली और वाराणसी के बीच में इसका ट्रायल हुआ था। ये ट्रेन प्रयागराज और कानपुर में रुकती है। इन सुविधाओं के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल अभी भी उमड़ रहा होगा कि विकास के नाम पर आखिरकार प्रधानमंत्री ने किया क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।